अस्सलाम वालेकुम। सिंध में सीबा टेस्टिंग सर्विसेज ने एमडी-कैट 2025 को कंडक्ट किया। अगर हम लास्ट ईयर के मुकाबले में देखें, चाहे वो रिकंडक्ट का पेपर था या पहले वाला, उसके मुकाबले में ये टेस्ट कदरे मुश्किल था। द लास्ट ईयर तो बहुत क्वेश्चन ऐसे थे जो स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ट्रिकी थे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन लास्ट ईयर के मुकाबले में ज़्यादा थे। तो चलें एनालिसिस देखते हैं कि क्या हमारे पास है। अगर हम ओवरऑल अपने तमाम यूनिट्स को देखें तो मैं ये नज़र आता है कि जो सेकंड ईयर पोर्शन है उसको इग्नोर कर दिया गया। मतलब ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं, अगर मैं मोर देन 50% की बात करूं तो वो क्वेश्चंस फर्स्ट ईयर के पोर्शन में से हैं। अगर आप सेकंड ईयर में देखो तो इलेक्ट्रॉनिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, एटॉमिक स्पेक्ट्रा, न्यूक्लियर फिजिक्स, इन चारों यूनिट में से कोई क्वेश्चन नहीं था। अब बाकी अगर देखा जाए तो हमारे पास हर यूनिट में आपको क्वेश्चन मिलता है और एक से ज़्यादा क्वेश्चन मिलते हैं। करंट, इलेक्ट्रिसिटी, अल्टरनेटिंग करंट, इनमें से एक एक क्वेश्चन है। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में एक एक क्वेश्चन, बाकी सब में एक से ज़्यादा क्वेश्चन है। वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम पंजाब में इग्नोर कर दिया गया, लेकिन यहाँ पर वेक्टर्स और इक्विलिब्रियम से रिलेटेड क्वेश्चंस शामिल हैं। अब अगर हम अपने ओवरऑल क्वेश्चंस को देखें, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि क्वेश्चंस की कैटेगरी 7 है फिजिक्स के अंदर, उनमें अगर आप देखो तो डेफिनेशन और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, जो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, वो 4 है। एक क्वेश्चन फार्मूला बेस है, एक क्वेश्चन यूनिट बेस जो कन्वर्जन से रिलेटेड है, कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन बेस, हर प्रोविंस में इससे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं और यहाँ पर इनको मिलाकर टोटल 21 क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन 16 है और जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है वो 5 है। न्यूमेरिकल्स इसमें है, पंजाब के अंदर सिर्फ एक न्यूमेरिकल है, यहाँ टोटल 8 न्यूमेरिकल्स है और वो भी ये नहीं कि स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सॉल्व करने वाले हैं। और लास्ट में ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन एक है, पंजाब में कोई ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन नहीं है। अब स्टार्ट करते हैं इन क्वेश्चन की डिस्कशन को। फर्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन अ मैग्नेटिक फील्ड इन एक्स जी प्लेन। हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन को मैग्नेटिक फील्ड में एक्स जी प्लेन में प्रोजेक्ट किया गया। द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन विल एक्ट अलोंग, मैग्नेटिक फोर्स किस डायरेक्शन में होगी। अब ये हमारे पास जो क्वेश्चन है ये रूल से रिलेटेड है, जिन रूल्स के थ्रू हम मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को फाइंड करते हैं। हम अगर क्वेश्चन की डायग्राम को ड्रॉ करें तो हमें क्वेश्चन में ये कहा गया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में प्रोजेक्ट हुआ। अब अगर डायरेक्शन मेंशन की जाए तो लेट्स से ये हमारे पास पॉजिटिव एक्स है, ये पॉजिटिव वाई है। अगर जी एक्सिस को देखा जाए तो जी एक्सिस हमारे पास इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। अगर एक्स और वाई एक प्लेन में है तो जी हमारे पास आउट ऑफ द प्लेन होगा। अब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, ये हमें वेलोसिटी की डायरेक्शन पता चल गई। फिर हमें मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कहा गया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंग इन द एक्स जी प्लेन। ये नहीं कहा कि मैग्नेटिक फील्ड अलोंग एक्स है या जी है, वो एक्स जी प्लेन में। इसका मतलब हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी एक्स जी प्लेन में। इसे ये पता चलता है कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान जो एंगल है वो 90 नहीं है, बल्कि एंगल थीटा। अब क्वेश्चन है कि मैग्नेटिक फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई होगी। अब यहाँ पर अगर आप लोग राइट हैंड रूल को अप्लाई करना चाहते हो तो राइट हैंड रूल अप्लाई करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट फाइंड कर लो और वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। तो अगर आप बी को यहाँ पर रिजॉल्व करते हो तो बी को रिजॉल्व करने से तो जो बी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा वो अलोंग जी डायरेक्शन में आएगा और वो आपके पास होगा बी साइन थीटा। अब हमें वी और बी की डायरेक्शन पता चल गई। अब हम फाइंड कर सकते हैं मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को। अब राइट हैंड रूल जो है, पाम राइट हैंड रूल या फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये अप्लाई होते हैं पॉजिटिव चार्जेस पे। तो अगर आप पॉजिटिव चार्ज पे डायरेक्शन फाइंड कर लो तो उसके ऑपोजिट नेगेटिव होगा। और मैंने बताया था कि पाम राइट हैंड रूल के मुताबिक जो पाम है वो हमें पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन बताएगा और हाथ का जो टॉप है वो नेगेटिव चार्ज पे डायरेक्शन बताएगा। रूल अप्लाई करते हैं, एक्स की तरफ थंब, वेलोसिटी आपके पास आ गई। मैग्नेटिक फील्ड जो है और मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट वो जी डायरेक्शन में है, तो मैंने आउट ऑफ द प्लेन कर दिया लाइक दिस। अब आउट ऑफ द प्लेन जब किया तो मेरा जो पाम है वो डाउनवर्ड है। इसका मतलब अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता तो मैग्नेटिक फोर्स लगती डाउनवर्ड, और डाउनवर्ड है नेगेटिव वाई एक्सिस। तो ये चार्ज कौन सा है, नेगेटिव। तो हम पाम को नहीं देखेंगे, हाथ के टॉप को देखेंगे। इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो अलोंग पॉजिटिव वाई होगी। तो नेगेटिव चार्ज के लिए हमारा आंसर पॉजिटिव वाई, और अगर ये चार्ज पॉजिटिव होता और मूव कर रहा होता पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में तब आपका आंसर क्या होता, वो नेगेटिव वाई। तो राइट आंसर इज चार्ली। इस क्वेश्चन को आप एक और तरह से भी सॉल्व कर सकते थे, और वो क्या तरीका है। देखो मैग्नेटिक फोर्स का जो फार्मूला है दैट इज क्यू इंटू वी क्रॉस बी। अब यहां पर आपको कहा गया कि चार्ज नेगेटिव है तो शुरू में क्यू नेगेटिव हो जाएगा।
अब चार्ज आपके पास नेगेटिव, यहां पर नेगेटिव साइन आ गया, इसको मैं नेगेटिव ई कर देता हूं। वेलोसिटी के बारे में कहा गया कि वेलोसिटी अलोंग एक्स है, इसके लिए मैं यूज कर लेता हूं आई। और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारे पास एक्स जी प्लेन में। अब एक्स जी प्लेन का मतलब होगा यहां पर आपके पास आएगा आई प्लस के, या आई प्लस के शो करेगा कि वेक्टर आपका एक्स जी प्लेन में। अब आपने क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है, और ये क्रॉस प्रोडक्ट आसान है। अब आप करेंगे क्या, आप आई को आई से मल्टीप्लाई करेंगे और आई को के से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पर आएगा माइनस ई आई क्रॉस आई प्लस, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपके पास है, और यहां पर आ जाएगा आई क्रॉस के। अब क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आई क्रॉस आई क्या होता है, आई क्रॉस आई जीरो, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर सिमिलर हो तो क्रॉस प्रोडक्ट जीरो। और आई क्रॉस के क्या होता है, के क्रॉस आई होता तो जे था। अगर आई क्रॉस के तो यहां पर आपके पास आएगा माइनस जे। अब ये नेगेटिव और ये नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो आपका आंसर क्या आया, पॉजिटिव वाई एक्सेस। तो अब इस मेथड से भी सॉल्व करते तब भी आंसर पॉजिटिव वाई ही आता। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ लूप ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इन अ 0.5 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड इज सेम एज अ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ लूप ऑफ 0.5 मीटर पर स्क्वायर इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ। हमें यहां पर यह कहा गया है कि दो डिफरेंट कॉइल्स हैं, एक का एरिया 1 मीटर स्क्वायर है और एक का 0.5 मीटर स्क्वायर, और दोनों की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सेम है, मैग्नेटिक फ्लक्स सेम है। तो बताएं जिसका एरिया 0.5 मीटर स्क्वायर है उसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। अब मैग्नेटिक फ्लक्स सेम है तो मैं इसको यूं लिख देता हूं, φ1 इज इक्वल टू φ2। अब पहली जो हमारे पास कॉइल है उसमें एरिया हमें गिवन है 1 मीटर स्क्वायर, और जो मैग्नेटिक फील्ड गिवन है वो 0.5। मैंने दोनों को मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि फ्लक्स हमारे पास इक्वल है बी ए कॉस थीटा के। अब एंगल दोनों के दरमियान मेंशन नहीं है तो हम इसमें यही कहेंगे कि फ्लक्स प्रेजेंट है तो एंगल जीरो ले लेते हैं। तो यहां पर आपके पास इनिशियल फ्लक्स आ गया 0.5 वेबर। अब दूसरी जो कॉइल है उसका एरिया हमारे पास कितना है, उसका एरिया 0.5 है। अब क्वेश्चन ये कि उसकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। क्या आपका आंसर 0.5 है, तो इसमें अगर आप देखो तो अगर आप एंगल को जीरो लेते हो तो एंगल जीरो लेने से यहां पर वैल्यू जो आएगी वो 1 आएगी। तो 0.5 इंटू 1 0.5, तो ये आंसर है फर्स्ट 1 टेस्ला एट 0 डिग्री। अब 0 डिग्री इस वजह से क्योंकि यहां पर cos 0 आ रहा है और cos 0 1 होता है तो 0.5 ही आंसर होगा। अगर आप 60 लेते हो तो cos 60 1/2, तो 0.5 का हाफ हो जाएगा 0.25 आएगा। तो इसका मतलब आंसर आपका बीटा नहीं होगा, अल्फा। अगर आप चार्ली लेते हो cos 90 0, फ्लक्स जीरो हो जाएगा और लास्ट में भी फ्लक्स जीरो, तो एक ही आंसर करेक्ट है एंड दैट इज अल्फा। तो बेसिकली क्वेश्चन कंपैरिजन का कि अगर आपको पहले फ्लक्स गिवन है तो दूसरे केस में मैग्नेटिक फील्ड पूछी है जिसे फ्लक्स इक्वल आएगा। A body of mass 10 kg is falling through a viscous medium and reach terminal velocity. The net force on a body will be। अब देखें क्वेश्चन बैंक जो था वो एक ही था, इसी वजह से आप सिमिलर क्वेश्चंस देखोगे पूरे टेस्ट में कि एक जैसे क्वेश्चन है अक्रॉस द प्रोविंसेस। तो ऐसा ही क्वेश्चन हमें पंजाब में भी मिलता है यूएचएस में कि हमारे पास अगर एक बॉडी टर्मिनल वेलोसिटी को अप्रोच कर ले तो नेट फोर्स क्या होगी। हम जानते हैं कि जब हमारी वेलोसिटी टर्मिनल के इक्वल होती है तो एक्सेलेरेशन जीरो होती है। एक्सेलेरेशन जीरो इस वजह से क्योंकि नेट फोर्स जीरो, और नेट फोर्स जीरो इस वजह से क्योंकि जो वेट है और ड्रैग फोर्स ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, और वेट और ड्रैग फोर्स जब आपके पास इक्वल तो यही बचे आपके पास नेट फोर्स है W माइनस एफ डी। तो जब दोनों इक्वल तो नेट फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी अल्फा। द वैल्यू ऑफ द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ कंडक्टर इज जीरो। हमें यहां पर यह कह दिया गया कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट जो अल्फा उसकी वैल्यू जीरो है। दिस इंडिकेट दैट विद द राइज इन टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। इसे क्या पता चलता है, देखो अल्फा अगर पॉजिटिव हो तो इसे यह पता चलता है कि रेजिस्टेंस का टेम्परेचर से डायरेक्ट रिलेशन है मेटल। अगर अल्फा नेगेटिव हो तो रेजिस्टेंस का ताल्लुक टेम्परेचर के साथ इन्वर्स होता है। और ये अल्फा पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों आते हैं, क्योंकि अल्फा फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर केल्विन राइज इन टेम्परेचर है, ये अल्फा का फार्मूला है। अब अल्फा के पॉजिटिव आने की जो वजह है वो ये कि जब रेजिस्टेंस का चेंज पॉजिटिव तो अल्फा पॉजिटिव, जब रेजिस्टेंस का चेंज नेगेटिव अल्फा नेगेटिव। तो अगर अल्फा की वैल्यू ही जीरो हो जाएगी इसका मतलब रेजिस्टेंस का चेंज भी जीरो, तो मतलब रेजिस्टेंस चेंज नहीं हो रही। तो अल्फा के जीरो होने का मतलब आपकी रेजिस्टेंस सेम रह रही है, उसमें किसी भी किस्म का चेंज नहीं है। आंसर विल बी चार्ली। The path difference between the two sound waves coming from a coherent source of wavelength 50 सेंटीमीटर, कोहेरेंट सोर्स है, इसका मतलब हमारा जो क्वेश्चन है इंटरफेरेंस से रिलेटेड है। और यहां पर पाथ डिफरेंस की जो वैल्यू है वो हमें गिवन है कितनी, 100 सेंटीमीटर। और साथ ये कह दिया गया
कि जो वेवलेंथ है लैम्डा दैट इज 50 सेंटीमीटर। अब पूछा क्या गया है, द सुपरपोजिशन ऑफ द वेव्स एट दैट पॉइंट प्रोड्यूसेस। अब देखें कोहेरेंट सोर्सेज है, इंटरफेरेंस से रिलेटेड है, बीट्स तो वैसे ही निकाल दो। अब इंटरफेरेंस के अंदर या तो कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव, या लाउडनेस या साइलेंस। अब कैसे चेक होगा? आप जानते हो कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में पाथ डिफरेंस n टाइम्स लैम्डा होता। तो अगर आप यहां पर पाथ डिफरेंस की वैल्यू को 100 पुट करो, लैम्डा की वैल्यू को 50 पुट करो, तो इसका मतलब n की वैल्यू 2। तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, क्योंकि जो आपका पाथ डिफरेंस है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ है, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा। तो यहां पर आपका जो राइट आंसर आएगा दैट विल बी चार्ली लाउडनेस। और अगर पाथ डिफरेंस ऐसा होता कि वो n+1/2 लैम्डा की फॉर्म में होता, फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो फिर आपके पास जो इंटरफेरेंस होती दैट विल बी डिस्ट्रक्टिव। पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेज इन द प्रोसेस ऑफ, पोटेंशियल एनर्जी इनमें से किस केस में डिक्रीज करेगी? देखें, चाहे स्प्रिंग कंप्रेस हो या स्ट्रेच हो, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। अगर आपके पास x मतलब जो स्प्रिंग है उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, वो स्ट्रेच हो या कंप्रेस हो, पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास स्टोर होगी। इसी तरह से लास्ट ऑप्शन देखो, होल्डिंग द स्प्रिंग एट मैक्सिमम एक्सटेंशन, मतलब जब x की वैल्यू x0 है, इसका मतलब हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या है? मैक्सिमम है। तो अल्फा, बीटा और डेल्टा तीनों में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है। लूज कहां हो रही है? चार्ली में, क्योंकि जब स्प्रिंग को आप रिलीज करोगे तो वही पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट किस में हो जाएगी? काइनेटिक में। तो पोटेंशियल लूज होगी, काइनेटिक गेन होगी। राइट आंसर इज चार्ली। A diver of mass m is swimming at depth h below the sea level. That if the reference level is taken as a sea level, the gravitational potential energy of the diver will be. अब देखो, अगर आप सी लेवल को रेफरेंस ले रहे हो तो सी लेवल आपका रेफरेंस लेवल, वहां पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0 है। अब उसे नीचे अगर हम जाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? बच्चे, अगर आप अर्थ की सरफेस से नीचे जाते हो तो बेसिकली आप बाइंड होते हो अर्थ के साथ। और जब तो कोई बॉडी हमारे पास बाइंड होती है या बाउंड होती है कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर, आपकी एनर्जी नेगेटिव होती है। जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व हो रहा होता है, आप उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को नेगेटिव लेते हो, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन बाउंड हुआ हुआ है किसके साथ? न्यूक्लियस के साथ। लेकिन जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, उसकी एनर्जी क्या हो जाती है? वो पॉजिटिव हो जाती है। अब यहां पर भी यही है कि अगर आप अर्थ की सरफेस से नीचे जा रहे हो तो नीचे आप बाइंडेड हो। अब बाइंडेड हो तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? वो नेगेटिव होगी। और अगर आप अर्थ की सरफेस से किसी बॉडी को ऊपर लेकर जाते हो, तब आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? तब पोटेंशियल एनर्जी 0 रेफरेंस लेवल ग्राउंड के मुताबिक पॉजिटिव होती है। ये इन्फिनिटी के मुताबिक नहीं है, ये 0 रेफरेंस लेवल के मुताबिक है। तो 0 रेफरेंस लेवल के मुताबिक ऊपर पॉजिटिव और नीचे आपके पास क्या है? नेगेटिव, क्योंकि आप बाइंड हो अर्थ के साथ। और जब तक बाइंड हो आपके पास एनर्जी क्या होगी? नेगेटिव। आप इसको यूं भी कह सकते हो कि अगर आप एक खाई में हो और आपने उस खाई से ऊपर आना है, तो खाई में एक ऑब्जेक्ट है और उसको आपने सरफेस के ऊपर लेकर आना है, तो क्या उसको एनर्जी देनी पड़ेगी या उसे निकालनी पड़ेगी? देनी पड़ेगी। तो इसका मतलब यहां पर आपके पास जो एनर्जी इनिशियली है वो क्या है? वो नेगेटिव है। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर क्या आएगी? करेक्ट ऑप्शन विल बी चार्ली। A constant force F acts on a body and displaces it by a distance delta d in a time t. The rate at which force is doing work is. The rate at which force is doing work, इसका मतलब rate of doing work। और rate of doing work क्या होता है? Rate of doing work हमारे पास होता है पावर। तो ये बेसिकली पावर का फार्मूला है। अब फोर्स की वजह से वर्क हो रहा है, तो वर्क आपके पास क्या होगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो F इंटू डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी, इसको आप रीअरेंज करो तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या है? करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली। तो बेसिकली सिंपल पावर का हमसे क्या पूछा गया? फार्मूला पूछा गया। इन सर्कुलर मोशन इफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज केप्ट कांस्टेंट डिक्रीजिंग द रेडियस विल। सर्कुलर मोशन में अगर आपकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मींस थीटा कांस्टेंट है तो रेडियस के डिक्रीज करने से क्या होगा? सिंपल, S इज इक्वल टू आर थीटा। S का R के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। तो अगर आप R की वैल्यू को डिक्रीज करोगे तो आपकी जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगी, जिसको आर्क लेंथ बोलते हैं, वो भी डिक्रीज करेगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? द लीनियर डिस्प्लेसमेंट विल डिक्रीज, दैट इज चार्ली। तो ये क्वेश्चन है आपकी लीनियर और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इनके दरमियान रिलेशन से रिलेटेड। व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन द वर्क इज नेगेटिव। क्योंकि हम जानते हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो एंगल 180, और वर्क के फार्मूला के अंदर आपके पास एंगल अगर 180 हो तो cos 180 -1, तो वर्क डन क्या होगा? दैट विल बी नेगेटिव।
और नेगेटिव मैक्सिमम होता तो वो भी करेक्ट होता। करेक्ट ऑप्शन बीटा। इन अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर इफ द सेकेंडरी वोल्टेज इज इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 10, हमें यहाँ पर यह कह दिया गया कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में जो सेकेंडरी वोल्टेज है वो अगर इंक्रीज करता है बाय अ फैक्टर ऑफ 10, मतलब वो प्राइमरी के मुकाबले में 10 टाइम्स है, द करंट इन द सेकेंडरी विल बी, तो सेकेंडरी का करंट कितना होगा? सेकेंडरी का करंट 1/10 होगा एज कंपेयर टू प्राइमरी। क्यों? ताकि पावर सेम रहे। क्योंकि जो ट्रांसफार्मर है, अगर यहाँ पर कहीं मेंशन नहीं है तो हम उसको आइडियल के मुताबिक लेंगे। हमारे पास जो प्राइमरी पावर है और जो सेकेंडरी पावर वो सेम है। अब अगर ये दोनों सेम है तो आपके पास अगर जो वोल्टेज है वो 10 गुना इंक्रीज कर रहा है तो करंट को 1/10 होना पड़ेगा, क्योंकि जब करंट 1/10 तो तब आपके पास जो वैल्यू आएगी वो सेम आएगी। तो 1/10 इसका राइट आंसर होगा एंड दैट इज डेल्टा। When a droplet reaches terminal velocity, its acceleration is, सेम क्वेश्चन हमें यूएचएस से मिलता है कि जब हमारी टर्मिनल वेलोसिटी अचीव होती है तो नेट फोर्स जीरो हो जाती है, और नेट फोर्स के जीरो होने से एक्सेलेरेशन की जो वैल्यू है वो भी जीरो हो जाएगी, दैट इज अल्फा। न्यूटन्स ओरिजिनल फार्मूला अंडर एस्टिमेटेड स्पीड ऑफ साउंड इन एयर बिकॉज, न्यूटन्स में आपको पता है कि न्यूटन के फार्मूला रिलेटेड टू स्पीड ऑफ साउंड के अंदर हमारे पास गलती थी, और वो गलती क्या थी? वो गलती ये थी कि न्यूटन ने अज्यूम किया था कि जब साउंड एयर में प्रोपगेट करता है तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, हालांकि हीट कांस्टेंट एक्सचेंज नहीं होती। लेप्लास के अकॉर्डिंगली हीट एक्सचेंज नहीं होती, प्रोसेस एडियाबैटिक होता है। लेकिन क्वेश्चन आपसे न्यूटन के बारे में पूछा गया, और पूछा गया कि उसने क्या चीज़ अंडर एस्टिमेट की जिस वजह से उसका रिजल्ट गलत आया। तो वो ये था कि उसने अज्यूम किया कि एयर के अंदर साउंड आइसोथर्मली प्रोपगेट करता है, मीन्स टेम्परेचर कांस्टेंट है। द पॉइंट वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो बिटवीन टू ऑपोजिट चार्जेस लाइज एट, क्वेश्चन है कि हमारे पास दो अगर ऑपोजिट चार्जेस हैं तो क्या उन दोनों के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है? यूएचएस के अंदर क्वेश्चन जो था वो सेम चार्जेस का था और वहां आंसर था मिडवे। अब यहां पर है आपके पास ऑपोजिट चार्जेस, अगर दो चार्जेस ऑपोजिट हों तो इलेक्ट्रिक फील्ड उनके दरमियान जीरो नहीं होती। इलेक्ट्रिक फील्ड तो उनके दरमियान एग्जिस्ट करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास जीरो जो होती है वो कहां पर होती है? वो साइड्स पे होगी। अब यहां पर ये मेंशन नहीं किया हुआ एक चार्ज बड़ा है या चार्ज छोटा है, तो हम कहेंगे कि राइट साइड पर है, लेफ्ट साइड पर है और इसके करीब है। तो यहां पर आपसे पूछा गया बिटवीन, तो बिटवीन कहीं पर नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो बिटवीन, तो बिटवीन की वजह से आपका जो आंसर आएगा वो नो वेयर बिटवीन दैम आएगा। इसको आप यूं भी देख सकते हो कि मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया था जीरो फील्ड लोकेशन का, डी ओवर अंडर रूट ऑफ बिगर चार्ज ओवर स्मॉलर चार्ज -1। अब यहां पर आप देखोगे अगर दोनों चार्ज इक्वल हैं कैंसिल हो जाएगा, 1 - 1 0, तो आपका आंसर आएगा इन्फिनिटी। कि दोनों चार्जेस अगर इक्वल हैं तो इन्फिनिटी पॉइंट पे जाकर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। तो यहां पर उससे पूछा बिटवीन है, तो बिटवीन के लिए आप ये फार्मूला अप्लाई नहीं करोगे, ये साइड पर होता है, तो आंसर डेल्टा आएगा, नो वेयर बिटवीन दैम। कंसिडर टू vectors 2i plus 3j and the vector b minus 6i plus 4j. The angle between these two vectors is, इन दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल क्या है? वेक्टर्स के दरमियान एंगल फाइंड करने के लिए क्या बताया था आपको कि आपने डॉट प्रोडक्ट को यूज करना है, और इस डॉट प्रोडक्ट से आप cos थीटा को कैलकुलेट कर सकते हो। तो cos थीटा इक्वल आएगा a डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। अब ऊपर डॉट प्रोडक्ट लेना, डॉट प्रोडक्ट में i को i से और j को j से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 को मल्टीप्लाई करो 6 से और फिर 3 को मल्टीप्लाई करो -4 से। नीचे a और b की मैग्नीट्यूड है जिसकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों जरूरत नहीं पड़ेगी? जब आप न्यूमरेटर को सॉल्व करोगे तो 6 × 2 12, -4 × 3 -12, तो 12 - 12 आपका न्यूमरेटर जीरो हो गया। और अगर न्यूमरेटर जीरो हो तो ओवरऑल आपकी वैल्यू जीरो, और कॉस की वैल्यू अगर जीरो तो किस एंगल पे होती है? 90 पे, और अगर 90 ऑप्शन ना हो तो 270 पे। इसका मतलब वेक्टर्स क्या है? ये परपेंडिकुलर है क्योंकि इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आ रहा है? जीरो। और अगर ऊपर न्यूमरेटर के अंदर आंसर जीरो ना आता तो फिर डिनोमिनेटर को सॉल्व करते और फिर देखते कि नीचे क्या आता है, लेकिन ऊपर जीरो आ गया तो पूरा का पूरा फैक्टर ही जीरो हो जाएगा। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या आएगी? 90 डिग्री, एंड दैट इज बीटा। A displacement time graph is a straight line inclined up at an angle of 45 degree with the x-axis. हमारे पास displacement time graph given है और ये कहा गया कि वो 45 डिग्री पर इंक्लाइंड है। अब अगर 45 डिग्री पर इंक्लाइंड है इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट नहीं है, बल्कि डिस्प्लेसमेंट का चेंज आपके पास कांस्टेंट है, क्योंकि ग्राफ 45 डिग्री पर है इसका मतलब ग्राफ स्ट्रेट लाइन है।
ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है तो अगर आप स्लोप को कैलकुलेट करो, स्लोप tan थीटा के इक्वल, तो tan 45 1, इसका मतलब स्लोप की वैल्यू थ्रू आउट हमारे पास कांस्टेंट रह रही है, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप क्या होती है? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? चार्ली। अगर क्वेश्चन ये होता कि स्टार्ट में एंगल 45 है, बाद में एंगल 60, इसका मतलब वेलोसिटी आपके पास इंक्रीज करती, तो यहां पर एंगल 45 ओवरऑल है, इसका मतलब वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट। A 150 kilogram car has its velocity reduced from 20 meter per second to 10 meter per second in 3 seconds. How large was the average retarding force? अब यहां पर देखो डिस्टेंस नहीं दिया हुआ, टाइम दिया हुआ, इसका मतलब हम वर्क एनर्जी प्रिंसिपल यूज नहीं कर सकते। तो अगर आप वर्क एनर्जी प्रिंसिपल यूज नहीं कर सकते तो फिर क्या करोगे? इक्वेशंस ऑफ मोशन। क्योंकि अगर आपको फोर्स रिक्वायर्ड है तो फोर्स में मास के साथ एक्सेलेरेशन मल्टीप्लाई होती है, तो मास गिवन है, एक्सेलेरेशन आपको चाहिए, तो एक्सेलेरेशन चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम, तो वेलोसिटी 20 से 10 हो रही है, तो 10 माइनस 20 और टाइम है 3, तो ये आ जाएगा -10 ओवर 3 मीटर पर सेकंड। और नेगेटिव क्यों आ रहा है? क्योंकि रिटार्डिंग फोर्स है, हम नेगेटिव को छोड़ देंगे क्योंकि ऑप्शन में कोई नेगेटिव नहीं है, अगर होता तो फिर हम प्रेफर कर लेते। तो फोर्स मैस इंटू एक्सेलेरेशन, तो मैस 150, एक्सेलेरेशन 10 ओवर 3, तो 3 इंटू 50, तो 50 इंटू 10 500। और नेगेटिव मैंने क्यों इग्नोर किया? क्योंकि फोर्स रिटार्डिंग है, तो करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा। द फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव्स रिक्वायर्स, इंटरफेरेंस की कंडीशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, और क्या कंडीशंस थी? वेव सिमिलर होनी चाहिए, कोहेरेंट, मतलब फेज भी सेम हो, डायरेक्शन भी सेम हो, तो टू सोर्स विद डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज नो, इट्स से बीट्स प्रोड्यूस होती हैं अगर फ्रीक्वेंसी डिफरेंट हो। कोहेरेंट सोर्सेज यस, सिंगल सोर्स नो, कोहेरेंट सोर्सेज हैं तो दो ही होंगे ना, एक तो नहीं हो सकता। हाँ, सिंगल सोर्स को डिवाइड जरूर कर सकते हो। अगर सिंगल सोर्स एंड अ रिफ्लेक्टिंग सोर्स नो, सरफेस नो, ये स्टेशनरी वेव से रिलेटेड है, तो करेक्ट ऑप्शन इज बीटा। A gas expands from 1 meter cube to 3 meter cube at a constant pressure of 2 Pascal. The work done is, देखो वर्क डन कांस्टेंट प्रेशर पे, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम है, अब प्रेशर है 2, वॉल्यूम का चेंज 3 माइनस 1, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 इंटू 2, द आंसर विल बी 4 जूल्स। करेक्ट ऑप्शन इज बीटा। इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ AC इज डबल, द इंडक्टिव रिएक्टेंस विल बी, अगर आप फ्रीक्वेंसी को डबल कर देते हो तो इंडक्टिव रिएक्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा? इंडक्टिव रिएक्टेंस का फार्मूला 2πfl, क्या रिलेशन है? डायरेक्ट। तो अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू डबल, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस भी डबल। अगर कैपेसिटिव होता तो फिर आप कहते हाफ, तो यहां पर राइट आंसर होगा चार्ली, इट विल बी डबल। द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इज 28 न्यूटन इन अ वैक्यूम। If the Parafix vex of relative permittivity 2.8 is introduced, हमें ये बता दिया गया कि एक मीडियम इंट्रोड्यूस करवा दिया गया जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी 2.8 है, तो अब बताओ हमारी फोर्स कितनी हो जाएगी? तो फोर्स इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक इक्वल होता है 1 ओवर एप्सिलॉन आर टाइम्स फोर्स इन द एब्सेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक। तो हमारे एप्सिलॉन आर की वैल्यू 2.8 और वैक्यूम में जो फोर्स है वो 28, तो 28 ओवर 2.8 10 न्यूटन इसका राइट आंसर होगा। सिमिलर क्वेश्चन यूएचएस में भी था। A body moves along a semicircular path of radius 10 meter from one end of the diameter to the other. The ratio of the distance to displacement. क्वेश्चन है कि हमारे पास एक बॉडी एक सेमी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है डायमीटर के एक एंड से दूसरे एंड की तरफ, और हमें यहां पर जो गिवन है वो रेडियस गिवन है कि रेडियस 10 मीटर। क्या चीज कैलकुलेट करनी है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की रेशियो। ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड होगी। अब कैसे फाइंड करना है? हम जानते हैं कि सेमी सर्कल के अंदर जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा? टोटल सर्कल की लेंथ का हाफ, मतलब सर्कमफेरेंस का हाफ। और जो डिस्प्लेसमेंट होती है दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, तो ए और बी के दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा दैट विल बी डायमीटर। तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो डायमीटर है, और डायमीटर क्या होता है? वो 2r होता है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करना है, 2 कैंसिल हो जाएगा और r कैंसिल हो जाएगा, 2 चला जाएगा डिनोमिनेटर में, एंड द आंसर विल बी π/2। करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली। A body is projected with speed v, making an angle theta with the horizontal and covers horizontal range r. If its speed is doubled, the new range will be. स्पीड के डबल करने से रेंज पे क्या फर्क पड़ेगा? रेंज के फार्मूला में
इनिशियल स्पीड का स्क्वायर आता है, ये फार्मूला वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। तो इस फार्मूला के अकॉर्डिंग अगर आप स्पीड को डबल कर रहे हो, तो अगर आपके पास स्पीड की वैल्यू डबल, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, तो आपकी रेंज 4 टाइम्स मींस क्वाड्रपल। करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा। A ball of mass m strikes a wall and rebounds with the same speed in opposite direction, taking the initial direction as positive. The change in the momentum of the ball is। क्वेश्चन हमारे पास है एक बॉल जिसका मैस m, वो रीबाउंड करता है एक दीवार के साथ सेम स्पीड में लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन। ये तमाम चीजें गिवन है और वैसे भी पता है कि बॉल को दीवार की तरफ फेंकें बॉल बाउंस बैक करती है, तो जाने की स्पीड पॉजिटिव तो आने की स्पीड नेगेटिव। फाइंड करना है चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम होगा फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल होगा मैस इनटू फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल होगा मैस इनटू इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस वी है क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट और इनिशियल वेलोसिटी वी, तो ये माइनस एम वी कितना आएगा -2 टाइम्स एम वी। तो कभी ये ना सोचिएगा कि बॉल अगर बाउंस बैक करेगी तो चेंज इन मोमेंटम जीरो है, क्योंकि अगर चेंज इन मोमेंटम जीरो तो मतलब दीवार कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रही, तो फिर एक्शन और रिएक्शन का कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा। तो दीवार एक रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगी जिसकी वजह से मोमेंटम में चेंज आएगा, बिकॉज फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो राइट आंसर इसका क्या होगा चार्ली। तो आपने कभी भी ये नहीं सोचना कि हमारे पास अगर दीवार को बॉल हिट करके बाउंस बैक करती है तो मोमेंटम का चेंज जीरो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पॉइंट लाइज 3 मीटर फ्रॉम अ 5 microcoulomb charge and 4 meter from a -3 microcoulomb charge. The most appropriate direction of the net electric field at the point is directed away from +5 towards away from -3 perpendicular। आप जानते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो हमारे पास हमेशा पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है। तो यहाँ पर आपके पास डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन का आंसर मिल सकता है कि अवे फ्रॉम अ +5 microcoulomb चार्ज। लेकिन अगर आप इसको ड्रॉ करके भी देखना चाहो तब भी आंसर यही आएगा कि अगर आप कहते हैं कि आपके पास चार्ज है 5 माइक्रोकूलम का और पॉजिटिव है, और दूसरा जो चार्ज है वो -3 माइक्रोकूलम का और वो नेगेटिव है। अ पॉइंट लाइज 3 मीटर फ्रॉम अ 5 माइक्रोकूलम चार्ज, एक पॉइंट है जो कि 5 माइक्रोकूलम से कितना दूर है 3 मीटर, ठीक हो गया। और दूसरा आपके पास जो पॉइंट है वो कहां पर है, वो 4 मीटर है फ्रॉम अ -3 माइक्रोकूलम चार्ज। अब यहां से अगर हम चले आते हैं लेट से यहां पर 4 मीटर, क्योंकि हमें दोनों चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस नहीं दिया हुआ तो हमने अज्यूम करना है इसको, तो अज्यूम किया तो यहां पर आपके पास आ गया 4 मीटर। अब किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी इसको चेक करने के लिए हम एक टेस्ट चार्ज को रखते हैं, और टेस्ट चार्ज हमारे पास क्या है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज जिसकी मैग्नीट्यूड क्या है 1 कूलम और पोलैरिटी क्या है पॉजिटिव। तो इस पॉजिटिव चार्ज को ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, रिपेल करेगा, और इस नेगेटिव चार्ज का इफेक्ट क्या होगा, ये इस पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब दोनों फोर्सेस जो हैं, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज लगा रहा है या नेगेटिव चार्ज लगा रहा है, वो सेम डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स अगर नेगेटिव चार्ज की तरफ तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी नेगेटिव चार्ज की तरफ। तो ये डायरेक्ट भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, लेकिन अगर आप सॉल्व यूं करना चाहें तब भी आपके पास आंसर यही आएगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, अवे फ्रॉम पॉजिटिव एंड टुवर्ड्स नेगेटिव। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास यहां अल्फा बनती है। The increase in the kinetic energy associated with the decrease in the pressure of a fluid in horizontal pipe is the consequence of बर्नौलीज इक्वेशन। अब बर्नौलीज इक्वेशन में आप लोग कहते हो कि जो टोटल एनर्जी है वो कंजर्व रहती है। अब टोटल एनर्जी के कंजर्व रहने का मतलब ये है कि हमारे पास जो भी एनर्जी प्रेजेंट है, और आपको पता है कि 3 तरह की एनर्जी प्रेजेंट होती है, एक का नाम होता है प्रेशर एनर्जी जिसको हम वर्क डन भी कहते हैं, दूसरी हमारे पास होती है काइनेटिक एनर्जी, और तीसरी हमारे पास होती है पोटेंशियल एनर्जी, और इनका सम कांस्टेंट। और यही वो फार्मूला है जिसको जब डिवाइड करते हैं वॉल्यूम के साथ तो फिर ये बन जाता है प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब शायद आपको लग रहा होगा कि ये फार्मूला आपने पहले नहीं देखा हुआ, ये फार्मूला वही है जिसको आप यूं लिखते हो हाफ रो वी स्क्वायर, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी को वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो मैस ओवर वॉल्यूम डेंसिटी बन जाएगा। तो अब यहां पर क्वेश्चन है कि अगर आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी वो डिक्रीज करे, तो बच्चे काइनेटिक एनर्जी के डिक्रीज करने से क्या होगा, आपके पास जो प्रेशर होगा वो इंक्रीज करेगा। ये वैसे ही है जैसे एक पाइप
आपके पास नैरो हो जाए, तो पाइप जब नैरो होगा तो काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी बढ़ेगी, और अगर आपके पास काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी या स्पीड बढ़ रही है तो उस पॉइंट के ऊपर प्रेशर क्या हो जाएगा, रिड्यूस, प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। और ये कौन सी आपके पास इक्वेशन है, बर्नौलिस। तो राइट आंसर इसका अल्फा आएगा। इसके अलावा जो ऑप्शन हो सकती थी वेंचुरी हो सकती, लेकिन वेंचुरी यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर दैट इज ओनली बर्नौलिस प्रिंसिपल। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज 200 न्यूटन पर कूलम। If suppose a -4 coulomb test charge is placed at that point, then the magnitude of electric field and electric force on it is। देखो, अगर आप उस चार्ज से डिस्टेंस को चेंज नहीं कर रहे तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ने तो चेंज नहीं होना, क्योंकि अगर आप कहते हो कि ये पॉइंट है और इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 200 न्यूटन पर कूलम है, तो चाहे आप यहां चार्ज बड़ा रखो चाहे चार्ज छोटा रखो, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर क्या रहेगी, वो सेम रहेगी, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स पर यूनिट चार्ज। उस चार्ज के मुताबिक फोर्स की वैल्यू ने भी चेंज हो जाना है। अब कहता है कि अगर यहां पर आप -4 कूलम चार्ज को रखते हो तो इस पर फोर्स कितनी होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम रहेगी क्योंकि डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, जो चेंज होगा वो फोर्स की वैल्यू आपके पास चेंज होगी, और E इज इक्वल टू F/Q के फार्मूला के अकॉर्डिंग F इज इक्वल टू EQ। तो E आपके पास वही रहेगी 200, चार्ज आपके पास हो गया -4, तो 4 इंटू 2 आपका आंसर आएगा 800 न्यूटन। नेगेटिव लिखने की जरूरत नहीं है, नेगेटिव का मतलब होगा कि हमारे पास जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव है, और ऑब्वियसली एक चार्ज पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो फोर्स अट्रैक्टिव ही आपके पास आनी चाहिए। तो यहां पर आंसर होगा 200 न्यूटन पर कूलम एंड 800 न्यूटन। द राइट ऑप्शन इज चार्ली। तो ये बात हमें क्लियर रखनी है कि अगर आपका डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम रहेगी, जिस चीज ने चेंज होना वो फोर्स ने चेंज होना। तो अगर आप यहाँ चार्ज को 4 गुना कर रहे हो, लेट से पहले 1 थी, फोर्स 4 टाइम्स हो गई, सॉरी चार्ज 4 टाइम्स, तो फोर्स की वैल्यू भी पहले से 4 गुना ज्यादा हो जाएगी, तो 800 आपके पास आंसर आएगा। तो टेस्ट चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड नहीं करती। इंटरनल रेजिस्टेंस रिड्यूसेस द टर्मिनल वोल्टेज बिकॉज, क्यों बच्चे इंटरनल रेजिस्टेंस आपके टर्मिनल वोल्टेज को डिक्रीज करता है, क्योंकि हमारी एनर्जी डेसिपेट होती है इनसाइड द बैटरी, क्योंकि जो इंटरनल रेजिस्टेंस का ताल्लुक है वो बैटरी के मटेरियल के साथ है, और अगर आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा हो तो इसका मतलब आपका जो पोटेंशियल ड्रॉप है, जो पावर लॉस है इनसाइड द बैटरी, वो ज़्यादा होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस रिड्यूसेस द टर्मिनल वोल्टेज बिकॉज इट प्रोड्यूसेस बैक EMF। नो, ये बैक EMF से रिलेटेड नहीं है, इट कॉजेज द पावर लॉस इनसाइड द बैटरी। यस, और अगर फार्मूला को देखें तो ये फार्मूला बनेगा E इज इक्वल टू VT प्लस IR, तो यहां से VT इक्वल आएगा E माइनस IR के। तो जितनी आप इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू को इंक्रीज करोगे उतना आपका टर्मिनल वोल्टेज क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ये क्वेश्चन है, और क्यों, पावर लॉस की वजह से। द एंगल फॉर्म्ड एट अ सेंटर ऑफ अ सर्कल एज बॉडी मूव्स फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर। ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन है कि अगर एक बॉडी एक सर्कुलर पाथ में मूव करती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ, तो सेंटर ऑफ अ सर्कल पे जो एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा। During the drilling of a metal surface, the drill bit heats up. This heat comes from, अब देखा होगा ड्रिल मशीन से जब आप ड्रिल कर रहे होते हो तो हीट प्रोड्यूस होती है, जो सामने आप उसके, जिसको हम आमतौर पर वर्मा बोलते हैं, ड्रिल बिट बेसिक उसका नाम है वर्मे को, तो वो हीट अप हो जाता है। और हीट अप होने की रीज़न क्या है, फ्रिक्शन की वजह से वर्क डन, क्योंकि आप वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन कर रहे होते हो। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा दैट विल बी बीटा। और इसीलिए देखा जाता है ड्रिल मशीन के साथ पानी रखा जाता है ताकि जो उसका वर्मा होता है ड्रिल बिट उसको बार बार ठंडा किया जाए, अदरवाइज होता है कि वो ब्रेक कर जाता है कई दफ़ा। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा द हीट इज प्रोड्यूस फ्रॉम द वर्क डन। इफ 2 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 2 कूलम ऑफ चार्ज, 2 जूल वर्क है और 2 कूलम चार्ज है, तो यहाँ पर आपको वर्क गिवन है और चार्ज गिवन है। फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर इन इलेक्ट्रिक फील्ड, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट इज, पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन ओवर चार्ज होता है या एनर्जी स्टोर्ड ओवर चार्ज होता है, तो वर्क भी 2 जूल, चार्ज भी 2 कूलम, और कोई यूनिट भी कन्वर्ट नहीं करना, आसान सा सवाल है, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 1 वोल्ट या 1 जूल पर कूलम इसका आंसर है। करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली। अब ये ख्याल रखिएगा वोल्ट है और वोल्ट जूल पर कूलम होता है, तो इसलिए चार्ली आंसर होगा, अल्फा नहीं होगा। तो कई दफ़ा आसान सवालों में हम ऐसी गलती कर देते हैं यूनिट्स की। द मोशन ऑफ अ ट्रांसफर वेव्स इन्वॉल्व्स पार्टिकल्स वाइब्रेशन। ट्रांसवर्स वेव की क्या डेफिनेशन है, ट्रांसफर वेव की डेफिनेशन है द पार्टिकल्स ऑफ अ मीडियम वाइब्रेट
परपेंडिकुलर टू द प्रोपगेशन ऑफ वेव, कि अगर ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस डायरेक्शन में वेव प्रोपगेट कर रही है, मींस इस डायरेक्शन में एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा है, तो जो मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं वो वेव की प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर मूव करते हैं, इसीलिए तो क्रस्ट और ट्रफ डेवलप होता है। तो यहां पर आपका आंसर क्या होगा? परपेंडिकुलर टू द वेव प्रोपगेशन, एंड दैट इज चार्ली। और अगर यहां पर होता है ट्रांसफर्स की जगह लॉन्गिट्यूडनल, तो फिर आपके पास अलोंग होता, पैरेलल एंड एंटी पैरेलल। इन लैमिनर फ्लो ऑफ अ फ्लूइड इट्स एडजेसेंट लेयर्स, हमारे पास जो फ्लो लैमिनर होता है वो रेगुलर फ्लो होता है, स्टेडी फ्लो होता है, उसके अंदर जो लेयर्स होती हैं वो मिक्स नहीं होती, वो एक दूसरे के पैरेलल मूव कर रही होती हैं, और एक डायरेक्शन में हमारे पास जितने भी पार्टिकल्स होंगे, तो एक लाइन में जितने भी पार्टिकल्स होंगे उन तमाम की डायरेक्शन भी सेम होगी। तो यहां पर लैमिनर फ्लो के बारे में कहा रहा है कि रेजिस्टेंस होगी नो, मिक्स होंगे नो, स्लाइड स्मूथली पास ईच अदर यस, कि हर एक लेयर स्मूथली एक दूसरे के ऊपर पास कर रही होगी। अब यहां पर यह नहीं कह सकते कि हमारी रेजिस्टेंस नहीं होगी, रेजिस्टेंस होगी, क्योंकि नॉन विस्कस से रिलेटेड सवाल नहीं है, लेमिनर से रिलेटेड सवाल है। तो लेमिनर फ्लो इज अ रेगुलर फ्लो, तमाम लेयर्स पैरेलल होंगी, एक डायरेक्शन में होंगी, और किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अगर देखेंगे तो पार्टिकल की वेलोसिटी भी सेम होगी। तो करेक्ट आंसर यहां पर आएगा स्लाइड स्मूथली। प्रोड्यूसेस टर्बुलेंस, सवाल ही पैदा नहीं होता, जब लिखा है लेमिनर तो टर्बुलेंस कहां से? अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कल हाफ रेवोल्यूशन इन टर्म्स ऑफ रेडियन इज। अब यहां पर क्वेश्चन जो है सिंपल यूनिट की कन्वर्जन का है कि हाफ रेवोल्यूशन हमारे पास रेडियन में कितना होगा। पंजाब में भी ऐसा सवाल है हमारे पास, वहां पर क्वार्टर रेवोल्यूशन बेसिकली है 90 डिग्री क्वार्टर रेवोल्यूशन। अब यहां पर हाफ रेवोल्यूशन पूछा है, तो एक रेवोल्यूशन जो होता है वो हमारे पास 2 पाई रेडियन होता है। तो अगर आपको हाफ रेवोल्यूशन चाहिए, दोनों को 2 से डिवाइड कर दोगे। अब दोनों साइड्स को जब 2 से डिवाइड करोगे तो 2 पाई ओवर 2 पाई रेडियन, जो हम डायरेक्ट जानते हैं कि हाफ रेवोल्यूशन मतलब आधा सर्कल 180 डिग्री, या पाई रेडियन। करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा। A is AI plus BJ and B is 4 times AI plus BJ. The magnitude of A cross B is, अब लिखता है ऐसे कि जैसे इस क्वेश्चन को हम क्रॉस प्रोडक्ट से सॉल्व करेंगे। बिल्कुल आप कर सकते हैं कि आप क्रॉस प्रोडक्ट लें और आप क्रॉस प्रोडक्ट से इसको सॉल्व करें, मतलब 3 क्रॉस 3, पहली रो में यूनिट वेक्टर्स, दूसरे में पहले वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स, तीसरे में दूसरे वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स। लेकिन क्वेश्चन बड़ा आसान है। हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर विद अ स्केलर, याद है? उसमें हमने कहा था कि अगर एक वेक्टर एक स्केलर के साथ मल्टीप्लाई हो तो मैग्नीट्यूड उस स्केलर टाइम्स हो जाती है, डायरेक्शन सेम रहती है। अब यहां पर देखो AI प्लस BJ और मल्टीप्लाई किससे हो रहा है? 4 से। इसका मतलब जो वेक्टर B है वो A से 4 गुना मैग्नीट्यूड में ज्यादा है, और अगर पॉजिटिव साइन है तो डायरेक्शन सेम। इसका मतलब वेक्टर A और वेक्टर B दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। और यही उस टॉपिक का पर्पस था कि अगर एक वेक्टर स्केलर के साथ मल्टीप्लाई हो तो मैग्नीट्यूड सेम रहती है, उतने नंबर टाइम इंक्रीज कर जाती है, डायरेक्शन सेम। और अगर वो नंबर नेगेटिव हो तो मैग्नीट्यूड उस नंबर टाइम इंक्रीज करेगी, डायरेक्शन ऑपोजिट। मतलब या तो एंगल 0 या 180। इस केस में नंबर पॉजिटिव है तो एंगल 0, और एंगल 0 पे क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? 0। तो इसका मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन। अगर आप करना भी चाहो तो आप ये कर सकते हो कि यहां पर लिखो I, यहां लिखो J, यहां पर लिखो K, यहां पर आएगा A B, K नहीं है तो 0, यहां पर 4 से मल्टीप्लाई करोगे 4A 4B, और यहां पर 0, तो इसको भी सॉल्व करेंगे 0 ही आएगा। लेकिन ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर विद अ स्केलर, और 0 डिग्री पे और 180 डिग्री पे दोनों पे क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। अ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल एंटर इन द सेम मैग्नीट्यूड मतलब मैग्नेटिक फील्ड विद इक्वल स्पीड। अब यहां पर क्वेश्चन है कि हमारे पास प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल हमारे पास इक्वल स्पीड से एक ही मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होते हैं। यहां पर करेक्शन है, यहां पर मैग्नीट्यूड नहीं मैग्नेटिक फील्ड आएगी। द अल्फा पार्टिकल पाथ विल बी, क्या अल्फा का जो पाथ होगा मतलब रेडियस वो प्रोटॉन के इक्वल होगा, ग्रेटर होगा, लेसर होगा। इसको आप यूं देख सकते हो कि दोनों की वेलोसिटी इक्वल है, तो क्या दोनों पे फोर्स इक्वल अप्लाई होगी? आंसर है नो, दोनों पे फोर्स डिफरेंट होगी। एक डिफ्लेक्ट ज्यादा करेगा, एक कम। प्रोटॉन लाइटर है, डिफ्लेक्ट ज्यादा करेगा, अल्फा हैवियर है, डिफ्लेक्ट कम करेगा, और जो डिफ्लेक्ट कम करता है उसका रेडियस ज्यादा होता है। इसका आंसर आपके पास होगा लार्जर रेडियस। ये तो आपके पास डायरेक्ट सोल्यूशन है, लेकिन सॉल्व अगर करना हो तो अब इस फार्मूला से इसको सॉल्व करते हो। E/m इज इक्वल टू V/BR। आपको रेडियस चाहिए तो यह आ जाएगा MV/EB।
अब जो सेम है वो मैग्नेटिक फील्ड है और इसके अलावा वेलोसिटी, ये दो फैक्टर सेम है। तो रेडियस का मास के साथ डायरेक्ट और चार्ज के साथ इनवर्स रिलेशन है। तो आपको कंपैरिजन चाहिए तो ऊपर अल्फा नीचे प्रोटॉन, मास के साथ डायरेक्ट है तो ऊपर मास अल्फा का नीचे मास प्रोटॉन का, चार्ज के साथ इनवर्स है ऊपर चार्ज प्रोटॉन का नीचे चार्ज अल्फा का। अब वैल्यू पुट कर दो, अल्फा का मास प्रोटॉन के मास से 4 गुना ज़्यादा होता है, तो अल्फा का मास 4m, प्रोटॉन का मास m। अल्फा का चार्ज प्रोटॉन के चार्ज के डबल होता है, नीचे 2 टाइम्स ई और ऊपर ई, m कैंसिल ई कैंसिल, 4/2, 2:1। दैट्स इट। क्या आंसर आएगा कि अल्फा का रेडियस प्रोटॉन के रेडियस के डबल है। और ये बात मैंने डायरेक्ट भी बताई कि अगर वेलोसिटी सेम है तो F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा के मुताबिक, V और B सेम है तो चार्ज के मुताबिक जिसका चार्ज ज़्यादा उसके मुताबिक उस पर फोर्स भी आएगी, लेकिन जो डिफ्लेक्ट करेगा वो कौन करेगा ज़्यादा, जो लाइटर होगा वो प्रोटॉन है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनता है वो अल्फा और वो है लार्ज रेडियस। तो आई होप आपको आइडिया हो गया होगा कि सिंध के अंदर जो STS का टेस्ट है वो किस तरह का है। तो ये चीज़ हमें बताती है कि क्वेश्चन बैंक सेम है और सेम क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चंस को पिक किया गया, इसलिए क्वेश्चंस एक तरह के हैं, सिमिलर भी हैं, एक आधा क्वेश्चन बिल्कुल सेम है हमारे पास अक्रॉस द प्रोविंसेस। तो इंशाल्लाह घबराना नहीं है बच्चे, इस ओवरऑल डिस्कशन से ये आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सा आंसर करेक्ट है कौन सा आंसर इनकरेक्ट है। वो ऑब्वियसली आप किसी भी चेक कर चुके होगे। आपके लिए दुआ है कि अल्लाह ताला आप कामयाब हों आप लोग, और आप लोगों के लिए हक में ये जो रिजल्ट है वो बेहतर हो। और याद रखिएगा एक दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरा दरवाज़ा खुलता है, तो ये ना सोच लीजिएगा कि कोई नंबर कम आ गए या थोड़े से कम आ गए तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई। नो, अभी बहुत सारी ज़िंदगी बाकी है। तो अगर आपने मेहनत की है तो आपको उसका सिला ज़रूर मिलेगा, और इस पर अगर आपका यकीन है तो फिर आपको किसी भी तरह की टेंशन नहीं होनी चाहिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।